सही है। तुम एएफएस में ये समझ रहे हैं कि भाई सप्लायर अगर जब भी कंपनी को सप्लाई करना चाहेगा तो वो क्या देखेगा? बैंक तो ये देखेगा डी रेशो, लोन देने से पहले। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा। इस तरह सप्लायर है ना, उसको कंपनी की लिक्विडिटी की परवाह होगी और उसको उनको कैश कब मिलेगा। तो कंपनी का जो कैश अवेलेबल है ना, वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए कैश रिक्वायर्ड से। कैश अवेलेबल शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन कैश रिक्वायर्ड। अब ना इन्फॉर्मेशन आप निकालोगे बैलेंस शीट, लुक एट द बैलेंस शीट फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। कैश एट बैंक ये है, ट्रेड डेब्ट ये है, सेल्स ये है। ट्रेड डेब्ट का मतलब है अकाउंट रिसीवेबल्स इन ईजी वर्ड्स। अकाउंट, अब सबसे आपका जो स्टेप 1 है ना, अभी आप कैलकुलेट कर रहे हो कैश अवेलेबल। यू आर कैलकुलेटिंग इसको ना उससे लिख रहा हूँ, यू आर कैलकुलेटिंग कैश अवेलेबल। ओके, तो कैश अवेलेबल कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले बैलेंस शीट में देखोगे कि कैश एट बैंक कितना है, आपके पास आ गया। फिर उसके बाद ना आप अकाउंट रिसीवेबल्स को निकालना चाहोगे, तो अब अकाउंट रिसीवेबल के पहले डेज़ निकाल लो। अकाउंट रिसीवेबल जितना ट्रेड डेट गिवन है आपके पास बैलेंस शीट में, उसको डिवाइड बाय सेल्स कर दो और मल्टीप्लाई बाय 365 कर दो, तो आपके पास 33 डेज, सॉरी हाँ, तो आपके पास ना ट्रेड डेट को अपॉन सेल्स कर दो, मल्टीप्लाई बाय 365 कर दो, आपके पास 33 डेज़ ना अकाउंट रिसीवेबल्स आ गए। इसका ये मतलब है कि 33 डेज़ लगते हैं सेल्स को अकाउंट रिसीवेबल्स में कन्वर्ट होने के लिए। अच्छा, एक और सवाल है कि कैश अवेलेबल में आप सेल्स से क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि कैश तो सेल्स से आ रहा है, कैश हम सेल्स से तो आ रहा है, बट मोस्टली कंपनी की जो सेल्स होती है ना, वो क्रेडिट सेल्स होती है, मतलब वो अकाउंट रिसीवेबल्स में टर्न होती हैं। तो वो उनको हम इसलिए हम अकाउंट रिसीवेबल्स लेते हैं, सेल्स नहीं लेते। सर ने ये बताया था अकाउंट रिसीवेबल्स लिया करो, डायरेक्ट सेल्स नहीं लिया करो, बिकॉज कंपनी के मोस्ट सेल्स क्रेडिट सेल्स होती हैं। सही, आप इस तरह आप अकाउंट रिसीवेबल के डेज़ निकाल लोगे। उसके बाद आप इन्वेंट्री टर्नओवर के डेज़ निकाल लोगे, 134 डेज़ आएंगे आपके पास। आपके पास स्टॉक इन ट्रेड ये होगा, स्टॉक इन ट्रेड ऊपर आएगा डिनोमिनेटर में, और सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा हुआ है पेपर के अंदर। ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड है या ये वर्ड है या ये वर्ड है ट्रेड, जैसे ट्रेड डेट को ना ट्रेड इन अदर पेएबल्स भी कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स भी कहते हैं। स्टॉक इन ट्रेड है, ये वर्ड 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 है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं। ये सारे वर्ड है ना, उस जो पेपर हमने किया था ना, पेपर हमने नहीं किया अभी तक, उसमें है। सही है। अब सर ने ये अजम्पशन लिखी थी बिजनेस साइकिल ना हम 60 डेज़ का लेंगे। कुछ भी हो सकता है, 100 डेज़ भी हो सकता है, 120 डेज़ भी हो सकता है, साल में 360 डेज़ होते हैं ना साल में, तो हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। बिजनेस साइकिल्स कितनी भी हो सकती हैं। सही है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि अकाउंट रिसीवेबल्स असल में 33 डेज़ में कवर हो रहा है, बट अगर हमारा बिजनेस साइकिल 60 डेज़ का है तो 60 डेज़ में कितने अकाउंट रिसीवेबल्स आ रहे हैं। सही, 60 डेज़ में कितने अकाउंट रिसीवेबल्स आ रहे हैं, तो हम लोग रेशो मेथड यूज़ करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग बिजनेस साइकिल 60 डेज़। देन हाउ मच अकाउंट रिसीवेबल्स वी विल गेट इन 60 डेज़। जो ये वाले अकाउंट रिसीवेबल्स आ रहे थे, जो बैलेंस शीट में मौजूद थे, वो 33 डेज़ में आ रहे थे, तो ये 33 डेज़ में आ रहे हैं, तो 60 डेज़ में कितने आएंगे। रेशो मेथड से निकाला तो आपके पास ये आंसर आ गया, इतने अकाउंट रिसीवेबल्स विल बी अचीव्ड इन 60 डेज़। इन्वेंट्री के साथ भी 134 लिखा हुआ था, तो इन्वेंट्री के साथ भी हमने ऐसे किया कि इतनी इन्वेंट्री 134 डेज़ में आ रही है, जिस तरह हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था। इन्वेंट्री ये मौजूद है, ये स्टॉक इन ट्रेड की बात हो रही है। सही है। तो इन्वेंट्री 134 में इतनी है, तो 60 डेज़ में इतनी होगी। सही है। इसी तरह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेंगे बैलेंस शीट से। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ टेकन फ्रॉम बैलेंस शीट, कैश अवेलेबल कैलकुलेट कर देंगे। वो ये जो अकाउंट रिसीवेबल की ये वाली वैल्यू आएगी जो 60 डेज़ में आ रही है, इन्वेंट्री की जो वैल्यू आ रही है 60 डेज़ में, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को कैश, इन तीनों को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैश एट बैंक जो शुरू में ना, इन सबको प्लस कर देंगे तो आपके पास कैश अवेलेबल आ जाएगा।
सही है। कैश अवेलेबल कैसे आएगा, कैश एट बैंक प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये वाला, प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स इन 60 डेज जो हमने कैलकुलेट किया, और इन्वेंट्री भी इन 60 डेज जो हमने कैलकुलेट की। सही है। बाकी सर ने थ्योरी के लिए ये बताया था कि भाई इन्वेंट्री देखो ना 130 डे ज़ीरो है, इन्वेंट्री अकाउंट रिसीवेबल्स में टर्न होती है पहले 134 डेज वो लग रहे हैं, और 33 डेज अकाउंट रिसीवेबल्स को कैश में सेल्स कैश में कन्वर्ट होने में लग रहे हैं। तो ये टोटल 134 प्लस 33 167 को जाएगा, 167। सो इन्वेंट्री will convert into cash in 137 days। ये आपको बात याद रखनी चाहिए ऐसे ही। देखिए ना डे ज़ीरो पे तो इन्वेंट्री, सबसे पहले जो इन्वेंट्री होती है वो पहले उसको वो बिकती है, और वो बिकती कैसे, सर ने क्या बताया है, वो क्रेडिट सेल्स से बिकती है। क्रेडिट सेल्स आपके अकाउंट रिसीवेबल्स में जाते हैं, क्रेडिट से आपके अकाउंट रिसीवेबल्स में जाते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल्स आहिस्ता आहिस्ता कैश में टर्न होते हैं 33 डेज़ में। तो ये हो गया ये आपका 167 डेज आएगा आंसर। यहाँ तक समझ के कैश अवेलेबल निकल गया आपका, कैश एट बैंक प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस अकाउंट रिसीवेबल 60 डेज, इन्वेंट्री 60 डेज। यहाँ पे समझ आ गया। फिर से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ टू अंडरस्टैंड के। देख भाई 6613 33 डेज से आ रहे थे, 33 डेज हमने इन सारी वैल्यूज़ को इन फार्मूला में पुट करके 33 डेज निकाला, तो 60 डेज में कितने आएंगे, क्योंकि 60 डेज हमने अज्यूम किया था ये हमारी बिजनेस साइकिल है। सही, आपके कैश पे आपकी कैश अवेलेबल आ जाएगी। अब आपको कैश रिक्वायर्ड निकालना है। कैश रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है अकाउंट पेएबल जो हम पे करना है लोगों को, शॉर्ट टर्म बोरोइंग वो भी हमें पे करनी होती है, प्लस अक्रूड प्लस मार्कअप। अगर अक्रूड और मार्कअप नहीं गिवन हो ना, इफ समथिंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन बैलेंस शीट देन इग्नोर, डोंट पैनिक। अगर ये नहीं प्रेजेंट हो ना तो आप इग्नोर कर दो, ज़रूरी नहीं है आप सबको ऐड करो। सही है। अगर नहीं अवेलेबल ये दोनों तो आप इग्नोर कर सकते हो। अब इमेजिन लो अकाउंट पेएबल आपके पास इतने गिवन है 6894। अकाउंट पेएबल का फॉर्मूला डिफरेंट है। अकाउंट रिसीवेबल्स का फॉर्मूला क्या था, ट्रेड डेट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, और अकाउंट पेएबल का फॉर्मूला है ट्रेड पेएबल अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात है। इसको मल्टीप्लाई 365 करेंगे तो 40 डेज आएगा। इन सारी वैल्यूज़ को पुट इन करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास ये लिखी हुई, ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बस फर्स्ट पेज पे। सही है। 40 डेज में आपके पास ये अमाउंट आ रही है। जो बिजनेस साइकिल 60 डेज़ का था, तो भाई अगर 40 डेज़ में ये वाली अमाउंट आ रही है तो 60 डेज़ में कितनी अमाउंट आएगी, ये अमाउंट आएगी। क्योंकि भाई सर ने कहा 60 डेज़ का अकाउंट बिजनेस साइकिल एज्यूम करो। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कैसे ट्रीट होंगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इतनी गिवन होगी, इतनी बैलेंस शीट में गिवन है, आप एग्जांपल लें और अज्यूम करें। ये सर ने ये भी लिखा होगा, सर ने अजम्पशन लिखी होगी 90 डेज़ की, या कोई भी डेज़ की अगर नहीं लिखी होगी तो आप 90 डेज़ आप खुद ही अज्यूम कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा साइड में कि अज्यूम वी आर टेकिंग 90 डेज़। ऐसा भी हो सकता है सर ने भी लिखा हो। तो भाई इसको भी सेम तरह ट्रीट करेंगे। अगर इसको भी इस तरह ट्रीट करेंगे 15989 अगर 90 डेज़ में रिसीव हो रहा है तो 60 डेज़ में कितना रिसीव होगा, तो x इक्वल्स टू 15989 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 90। ये आप करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। सही है। इसका ये मतलब है 60 डेज़ में हमें इतनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मिलेंगी। अगर ये 90 डेज़ में मिलनी थी, अजम्पशन थी, ये 60 डेज़ में मिलेगी। रेशो मेथड से करना है भाई। मार्कअप अगर होगा, मार्कअप मैंने नहीं किया, अगर मार्कअप होगा वो भी इसी तरह ट्रीट होगा। मार्कअप इफ प्रेजेंट विल बी ट्रीटेड द सेम वे। वी विल अज्यूम 90 डेज और वट एवर द क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ तो लिखा हुआ, नहीं मैंने 90 डेज कर लेंगे। तो अकाउंट पेएबल इन 60 डेज प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग इन 60 डेज इक्वल्स टू कैश रिक्वायर्ड बाय सप्लायर, सही है। टू और this is the amount, or the cash required is the amount paid by company to suppliers। सही है। अब अगर आप डिसीजन बना रहे हो आप, क्योंकि आपसे पूछा ये जा रहा है कि सप्लायर सप्लाई करेगा या नहीं करेगा,
तो डिसीजन यह होगा आपका, इफ़ कैश अवेलेबल इज़ ग्रेटर और मोर देन कैश रिक्वायर्ड, देन सप्लायर विल बी कॉन्फिडेंट टू सप्लाई, बिकॉज उनको अपनी पेमेंट मिल जाएगी। अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर कैश अवेलेबल 97 है और कैश रिक्वायर्ड 100 है, तो इसका मतलब है कि 3 कम है, कैश अवेलेबल ज़्यादा है, कम है, और कैश रिक्वायर्ड ज़्यादा है। तो सप्लायर आपकी भी मर्ज़ी है, सप्लायर गो अहेड भी कर सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ सब्जेक्टिव डिसीजन, दिस इज़ अप टू यू। एंड बट जो भी आप डिसीजन चूज़ करो उसका आप जस्टिफुल रीज़न दो, उसका आप रीज़न दो एक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 90, अगर कैश अवेलेबल 97 होगा और मुझे 100 चाहिए होगा, तो कुछ सप्लायर्स शायद डिस्काउंट दे दें और शायद बाद में पेमेंट ले लें, एक्सेप्ट कर ले दें। लेकिन फॉर एग्जांपल कैश अवेलेबल 80 होगा और रिक्वायर्ड 100 होगा, तो मैं बोलूँगा यार ये तो बहुत ज़्यादा ही गैप है। या 65 कैश अवेलेबल होगा और कैश रिक्वायर्ड 100 होगा, तो शायद मैं डिसीजन नहीं दूँ। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किस तरह करते हो। बाकी सब ये रेशो मेथड से, कैश अवेलेबल का फार्मूला ये है, कैश रिक्वायर्ड का फार्मूला ये है। तो स्टेप 1 यही, आपने कैश अवेलेबल निकालना है, फिर कैश रिक्वायर्ड निकालना है, और जो भी इनमें जो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो भी सारे ये दोनों सारे वेरिएबल्स हैं, ये तो ऐसे बैलेंस शीट से उठा लेना है। अच्छा, ये भी आप पूछेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो तो बैलेंस शीट से फ़ौरन उठानी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को फिर मतलब रेशो मेथड से करना है, जिस तरह मैंने किया था पहले। रेशो मेथड से याद है ना आपको, जो मैंने किया था कि अगर ये अमाउंट है, एज्यूम करने 90 डेज़ की है, तो इसको यहाँ पे अगर लिखते हैं जो भी अमाउंट है 90 डेज़ है और 60 डेज़ में कितनी होगी, फिर हमने ये किया था, याद है ना आपको, ये जो किया था हमने, फिर ये वाली अमाउंट आई थी, ये वाली। तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हम इसलिए करेंगे क्योंकि यार ये तो बोरोइंग्स है ना, इसमें तो हमें वापस पे करना है ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो मतलब है कि हम बेच सकते हैं, कोई मजबूरी थोड़ी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी मजबूरी थोड़ी है कि हम वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हमारे पे जिम्मेदारी थोड़ी है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बेच के करना ही करना है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में तो है ना कि हमें पेमेंट करनी है। तो इसलिए सर ने इसकी ये रीज़न बताई थी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को ऐसे करेंगे मेजर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे मेजर नहीं करेंगे। सही है, बाकी पूरा रेशो मेथड है, इट्स वेरी इजी हो जाएगा।